दोस्तों, आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे शो फेरीलैंड विद अक्षी की दुनिया में। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। आज का टॉपिक है फोर्थ पार्ट, गाइड टू इन्वेस्टिंग के नाम पे, रॉबर्ट कियोसाकी के बुक का। आप लोग सोच रहे हो फोर्थ पार्ट क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतने ही बार रिक्वेस्ट भेजा, इसलिए। जिन्होंने ये वीडियो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं ब्रीफ दे देती हूँ। वीडियो 1 में हम लोगों ने एसेट, लायबिलिटी, इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। वीडियो 2 में हमने इन्वेस्टमेंट टाइप्स के बारे में बात किया है। 3 में हम लोगों ने कैसे फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं उसके बारे में बात किया है। और आज के वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्यों हमें फाइनेंशियली लिटरेट होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, इनके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप लोग एक्साइटेड है और जानना चाहते हैं इन सारे डिटेल्स के बारे में, तो आपको ये वीडियो अंत तक सुनना पड़ेगा। और उसके साथ रहेगा आपके लिए एक टिप, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मैं बाय प्रोफेशन बैंकर हूँ, तो इन्वेस्टमेंट के कुछ टिप्स तो मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ से शेयर ज़रूर कर सकती हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। लेट्स गो टू द टॉपिक डायरेक्टली, गाइड टू इन्वेस्टिंग। ऑथर जब कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है, तो उसे प्रूफ करने के लिए वो हमारे साथ कुछ रूल्स शेयर करते हैं। जो वो कहते हैं रूल्स यू शुड नो बिफोर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हम लोग बहुत बार क्रिकेटर बनने के लिए क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, गोल्फ अच्छा खेलने के लिए गोल्फ खेलना सीखने चले जाते हैं, पर एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए उस बारे में, अपना एजुकेशन बढ़ाने के बारे में कभी नहीं सोचते। हम हमेशा सिर्फ क्विक गेट रिच इजी टिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और फिर उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं। इसीलिए हमारे लिए अपनी मेहनत की कमाई को वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ शुरू होता है हमारा रूल नंबर 1, जिसमें कहा जाता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से इनकम के लिए काम कर रहे हो। इनकम टाइप 1 ऑर्डिनरी इनकम, जो हमें जॉब से या लेबर से मिलता है, या फिर पोर्टफोलियो इनकम जो हमें हमारे एसेट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स उससे मिलता है, या फिर पैसिव इनकम जो हमें रियल एस्टेट से या फिर किसी रॉयल्टी से मिलता है। मानिए आपने कोई किताब लिखा है और उस किताब के जितने भी सेल होंगे उसका जो आपको कमीशन मिलेगा या फिर कोई रॉयल्टी मिलेगा, तो वो हो गया आपका पैसिव इनकम। तो आपको सबसे पहले जानना है कि आपका इनकम इनमें से कौन से सोर्स से आ रहा है। फिर ऑथर कहते हैं रूल नंबर 2, पहले आपको ये पता है आपकी इनकम कौन से सोर्स से आ रही है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इनकम किसी भी सोर्स से आए, आपको आपके इनकम को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ऑर्डिनरी इनकम को आपको ऐसे कन्वर्ट करना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम जनरेट हो सके। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड करोगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी नहीं मिलेगा। जब आप 2-3 सोर्सेज पर डिपेंड करोगे और 2-3 सोर्स ऑफ इनकम बनाओगे, तब जाके आपका जो गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो हम लोग डे 1 से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ही अचीव कर पाएंगे। रूल नंबर 3, सिक्योरिटी का मतलब हम लोग जानते हैं जो हमें हमारे पैसे को सेफ रखता है। बट आपने जिस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है वो आपकी सिक्योरिटी है या फिर लायबिलिटी, वो डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न के ऊपर। क्योंकि अगर आपको एसेट का डेफिनेशन याद हो, एसेट वो होता है जो आपको पैसे कमा कर देता है, वो नहीं जो आपके पैसे आपके पॉकेट से निकाल देता है। मान लीजिए आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है बट वो शेयर लॉस में जा रहा है, तो आपके लिए ऑन पेपर्स तो वो आपका एसेट है, बट एक्चुअली में वो आपका एसेट है क्या? नहीं, वो आपकी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो आपके पैसे को इरोड कर रही है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो एक्चुअली में आपका एसेट है या लायबिलिटी है, इस चीज़ को समझना एज फॉर अ इन्वेस्टर बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करो, आप ये भी सोच लो कि वो जो सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए एसेट है या फिर लायबिलिटी। चलिए इसके साथ हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 कहता है इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं होता है, इन्वेस्टर रिस्की होता है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आता है, तो फिर आपको ये पता है कौन सा अच्छा इन्वेस्टमेंट है और कौन सा बुरा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक कि बहुत बार बहुत सारे लॉस मेकिंग कंपनीज से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं,
क्योंकि हमने उस कंपनी के बारे में पढ़ा है और हम उसके फ्यूचर देख सकते हैं, इसीलिए हमें पता है कि वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वॉरेन बफेट भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। अगर आपको वो जानना है तो उसके लिए हम लोग एक अलग सेशन बनाएंगे, बट अभी हम लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ ऑथर कहते हैं कि रियल इन्वेस्टमेंट हमें वहीं से मिलता है जहाँ से हमें बार्गेन करने की अपॉर्चुनिटी हो और जो हमें पता है कि एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उसके बाद वो बोलते हैं रूल नंबर 5, एक नॉन इन्वेस्टर एक इन्वेस्टर में एक ही डिफरेंस होता है। एक नॉन इन्वेस्टर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, वो ये सोचता है कि मार्केट प्रेडिक्शन होगा और उसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट ऑथर कहते हैं इन्वेस्टर वो है जो एक क्लासेस अटेंड करता है, जिसको पता है स्पॉट बार्गेनिंग कैसी होती है स्टॉक्स में या फिर रियल एस्टेट में कैसे, कब और किस तरह पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसके लिए आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने बचपन में ABCD सीखा था तब जाके वर्ड सीखा है, वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, तब जाके हम अच्छा इन्वेस्ट कर पाएंगे। और अगर हमारे पास ये नॉलेज होगा तो किसी भी बुरे इन्वेस्टमेंट को हम अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। रूल नंबर 6 मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मिथ है हम लोगों के दिमाग में। लोग बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, पर ऑथर का कहना है रियल एस्टेट मानो, स्टॉक्स मानो, बॉन्ड्स मानो, कुछ भी लोकेशन प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है तो सिर्फ इंसान पर, क्योंकि वो इन्वेस्टर का काम है कि आपको पता हो कि आप जहाँ पे पैसे डाल रहे हो वो सिक्योर हो, और आपको आना चाहिए कैसे उस इन्वेस्टमेंट से आप अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। इसके लिए ज़रूरत है थोड़े से पेशेंस की, थोड़े से होमवर्क की, थोड़े से एक्सपीरियंस की और एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड की। विद एक्सपीरियंस हम धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और फिर पैसा वो तो आ ही जाता है। और अब तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोन्स हैं, एवरीथिंग। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने नॉलेज को बिल्ड करने के ऊपर। ऑथर बार बार हमें ये बोलते हैं। और इसके साथ साथ हमारा लास्ट रूल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नॉलेज हमें वो पावर देता है जिससे हमें ये पता होता है कि वो इन्वेस्टमेंट रिस्की है या नहीं, उससे हमें रिटर्न्स मिलेगा या लॉसेस होगा। तो हमारे पास वो इवैल्यूएशन पावर की होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम जाकर एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। रिच डैड कहते हैं जो अमीरों का इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है वहाँ पे कुछ गुड डेप्थ होता है, कुछ बैड डेप्थ होता है, कुछ गुड एक्सपेंसेस होता है, कुछ बैड एक्सपेंसेस होता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना पड़ेगा और उसके बारे में सीखना पड़ेगा। बट हम सब लोगों की एक ही प्रॉब्लम है कि हम पैसे तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होते हैं। सो टू बी फाइनेंशियली फ्री, सबसे पहले अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है तो वो आपका पैसा नहीं, वो टाइम है। इसके साथ साथ ऑथर हमें फाइनेंशियली लिटरेट होने के कुछ आसान तरीके बताते हैं, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। ऑथर कहते हैं स्कूल में हम लोगों को कैसे एक एम्प्लॉय बनना है, कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, ये तो सिखाया जाता है, बट कैसे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है वो तो हमें सिखाया ही नहीं जाता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको गुड मनी, बैड मनी, एसेट, लायबिलिटी, इन सारे बेसिक टर्म्स के बारे में कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर होना पड़ेगा। बट इन सब चीज़ों के लिए जो हमें इन्वेस्ट करना है वो फिर से आता है हमारा टाइम, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आप महात्मा गांधी के फ़ैन हो, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ते हो, उसी तरह से अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको हर कंपनी का, बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। इट्स लाइक अ बायोग्राफी फॉर अ इन्वेस्टर। इसके वो 3 बेसिक्स भी बनाते हैं, बेसिक्स टू बी अ इन्वेस्टर। एक, पहले कभी भी पैसों के लिए काम मत करो, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना सीखो और फिनेंशियल स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ना सीखो, क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही आप एक फिनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान बन पाओगे, क्योंकि आपको फिनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता चलेगा और फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टिंग भी आप समझ पाओगे। तभी आप समझ पाओगे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है। और उसके साथ साथ ऑथर बोलते हैं हम लोगों का ये जो एसेट और लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है, इसकी वजह से भी हम लोग बहुत बार इन्वेस्ट करके पछताते हैं। आपने मान लीजिए आपने घर खरीदा है और आपने उसको छुड़ा लिया है रेंट, और आप अभी कोई EMI उसके लिए नहीं भर रहे हैं, तब आपको शायद लगेगा ये घर आपका एसेट है, बट सच में क्या वो घर आपका एसेट है?
एसेट तो वो होता है जिससे आपके पॉकेट में पैसे आते हैं, पर आपके घर में वो तो आपको पैसे जनरेट करके नहीं दे रहा है ना, क्योंकि अगर आप उस घर पे आप रह रहे हो तो फिर उसका प्रॉपर्टी टैक्स आप भर रहे हो, मेंटेनेंस टैक्स आप भर रहे हो, फिर आपके घर की मरम्मत भी आप कर रहे हो। तो इन दैट केस वो घर कभी भी आपके लिए एसेट नहीं हो सकता, वो आपके लिए हमेशा ही एक लायबिलिटी है, क्योंकि आप टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट तो आपको निकाल ही देगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर नहीं खरीदोगे। ऑथर का कहना ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को ऐसे डिज़ाइन कर पाओ ताकि आपके जो दूसरे सोर्स ऑफ इनकम हो उससे जाके आपको इतना पैसा मिले कि आप एक लैविश घर खरीद सको, मानो आपको कोई और पैसा दे रहा है एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। घर आपके लिए एसेट तब बन सकता है जब आपको वहाँ से कोई रेंटल इनकम मिलता हो। तो मान लीजिए आपके घर का मेंटेनेंस कॉस्ट है और बट उसका रेंटल इनकम उससे ज़्यादा है, आपकी ईएमआई और आपका मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स सब कुछ देने के बाद भी आपका रेंटल इनकम आपको ज़्यादा पैसे ला के दे रही है। तो आपका इनकम कितना हुआ? सारे एक्सपेंसेस माइनस आपका इनकम, जो आपका नेट इनकम बच रहा है, दैट इज़ योर टोटल इनकम, दैट इज़ योर एसेट, क्योंकि उतना ही पैसा आपके पॉकेट में आ रही है। इन शॉर्ट जो आपके पॉकेट में आ रही है वो आपके लिए एसेट है, ये ऑथर कहते हैं। उसके साथ साथ ऑथर हमें ये भी कहते हैं, अगर आपको सच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानना है तो आपको एक साथ 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके लिए एसेट है वो किसी और के लिए लायबिलिटी है, और जो आपके लिए लायबिलिटी है वो किसी और के लिए एसेट है। जैसे मान लीजिए आपका घर जो आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि आप उसके लिए ईएमआई दे रहे हो, बट बैंक के लिए वो एसेट है क्योंकि बैंक के लिए वो इनकम जनरेट करके दे रही है। तो हमें बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में समझ में आ गई। अब इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। और जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ एक बेसिक टिप शेयर करूँगी, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ आपको कह सकती हूँ, जो ईएलएसएस फंड्स होता है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। वो 3 साल का लॉक इन ज़रूर होता है, बट यूजुअली उसमें एक पॉजिटिव रिटर्न आता है। और मान लीजिए आपने 3 साल रेगुलरली 1 लाख करके इन्वेस्ट किया, फिर 3 साल के बाद आपका जो कैपिटल होता है वो फ्री हो जाता है, तो वो 1 लाख आप फिर 4th ईयर से इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे क्या हुआ, आपने 3 साल तक आप 1 लाख इन्वेस्ट किया और फिर उसी कैपिटल को हर बार रोल करते हुए आप हर साल इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपका 1,50,000 का ब्रैकेट जो आपको हर साल इन्वेस्ट करना था, अगर आप मानो पीपीएफ में डालते हो तो आपको 15 सालों तक 1.5 लाख करके डालना पड़ता, बट एटलीस्ट इस केस में आप सिर्फ 3 साल तक 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और वही कैपिटल को आप हर साल री इन्वेस्ट करने से आपका वो 1 लाख फ्री हो जाएगा। मीन्स आप सिर्फ 3 लाख इन्वेस्ट करो और उसी को रोटेट करते करते होल लाइफ टैक्स फ्री इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये टिप कैसी लगी, और अगर आपको इससे ज़्यादा टिप्स चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी एपिसोड डिटेल्स में रहेगा, और मेरा ये एपिसोड हर जगह अवेलेबल है, एप्पल में, गाने में। प्लीज़ आप लोगों के रिव्यूज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके रिव्यूज़ ही मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो आई एम साइनिंग ऑफ विद दैट। सबसे पहले फ़ैन ऑफ द वीक है ज्योति। थैंक यू ज्योति, आपके इस रिक्वेस्ट के लिए। आपने मुझे मोटिवेट किया इस ऑडियो को बनाने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू वांट मी टू टेक योर नेम, प्लीज़ 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 download me, give me your reviews and send me your details in email. Thank you.